हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमबीए साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स MPC 003 यानी थर्ड पेपर का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। सेकंड वीडियो में हम हैं। अभी हमने एक ही वीडियो कवर किया है जिसमें एक ही टॉपिक कवर हो पाया था। एक टॉपिक तो आइडियली नहीं था ये, लेकिन ठीक है, फिर भी एक ही टॉपिक था। एक के अंडर हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए थे। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इतना पोर्शन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और स्क्रीन पे भी मैं इंडेक्स आपके सामने ओपन किए हुए हूँ, क्योंकि ये इतना कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। अप्रॉक्स ऑल पोर्ट्स डिस्पोजिशनल थ्योरी तक तो हम पढ़ेंगे ही, राइट। तो आ जाते हैं पेज नंबर 9 पर, जहाँ हमें पहुँचना है, और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। ऑल राइट, ये सब आपने कवर कर लिया था। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी शुरू होगी एल्बर्ट बेंड्यूरा की। देखिए, एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो सोशल थ्योरी है, बेसिकली ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर वो थ्योरी उन्होंने बनाई है। वो पर्सनैलिटी के टर्म्स में कैसे परसीव की जाती है और कैसे उसको रिलेट करते हैं, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। काफ़ी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में ये। एल्बर्ट बेंड्यूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट by emphasizing the interaction between personal, behavioral and environmental influences। तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। बाकी की थ्योरीज की तरह से नहीं, दैट फोकस सोलली और इंटरनल ट्रेट्स और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। बेंड्यूरा की अप्रोच इस चीज़ पर हाईलाइट करती है कि लोग अपने बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू, देख कर, सीख कर, ऑब्जर्व करके जो भी चीज़ें हम लर्न करते हैं उसी से हमारी पर्सनालिटी फॉर्म होती है। अब इनकी थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी सिंपल सी बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्बर्ट बेंड्यूरा जो है वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरिस्ट हैं। तो जाहिर सी बात है, वो पर्सनालिटी के टर्म में जब इस चीज़ को लिंक करेंगे तो एक बात बड़ी क्लियरली कहेंगे कि बिहेवियर का रोल है हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये बिहेवियर आता कहाँ से है, कैसे फॉर्म होता है, ऑब्जर्वेशन से। स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशन पर वो फोकस करते हैं। बिहेवियरिस्ट वो हैं तो बिहेवियर की तो बात उन्हें करनी ही करनी है, लेकिन उस बिहेवियर में भी, उस बिहेवियर के एक्वायर होने की कंडीशन भी वो ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तभी तो उनकी ऑब्जर्वेशन थ्योरी है। तो कुल मिला के वो हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी बनती है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब अब ऑब्जर्वेशन को हम पर्सनैलिटी से इस तरह से लिंक कर सकते हैं, राइट। इनकी जो थ्योरी है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स चीज़ें आती हैं, जिन चीज़ों पर इनका मेन फोकस है। एक टर्म आई है यहाँ पे, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ये अलग से भी पूछी जाती है, तो आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगी। At the core of Bandura's theory is the principle of reciprocal determinism. This means that personality is shaped by the continuous interaction between three factors. तीन फैक्टर कौन कौन से हैं? पर्सनल फैक्टर, यानी जो हमारे थॉट हैं, इमोशन है, बिलीफ हैं कॉग्निटिव लेवल पर, बिहेवियर और एनवायरनमेंट। तीन चीज़ों के इंटरेक्शन से हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है और वो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। एग्जाम्पल से भी कनेक्ट करेंगे। A student who believes they are capable will participate actively in the class, and this may lead to encouragement from the teacher, which further strengthens the student's confidence। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इस तरीके से पर्सनैलिटी जो है वो शेप होती है। एग्जाम्पल में हम देख पाते हैं कि तीनों फैक्टर के आपस में एक साथ जुड़ जाने से, एक साथ एक्टिवली वर्क करने से पर्सन का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हुआ, और मॉडिफाई होने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी बेटर टर्म्स में नज़र आने लगी। फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो है ही इनका मेन कॉन्सेप्ट, तो उसको भी ये जोड़ते हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह की भी मॉडलिंग होगी उसी तरीके की लर्निंग होगी और उसी तरीके की पर्सनैलिटी बनेगी। ये तो बड़ी सिंपल बात है। वैसे तो आप इनकी थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, क्योंकि नहीं भी जानते हैं तो मैं बता दूं, एल्बर्ट बेंड्यूरा जो है उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में ये कहा है ऑब्जर्वेशन लर्निंग में, कि कोई भी पर्सन, खासतौर से बच्चों के ऊपर उन्होंने थ्योरी बनाई थी। थ्योरी बच्चों पर ही बनी थी, पर बच्चे तो अल्टीमेटली आगे जाके बड़े ही हो जाएंगे, तो कुल मिला के हम सब पर ही एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन माना ये जाता है कि सीख कर हम बचपन से आ रहे हैं उस चीज़ को। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग हमारी बचपन यानी हमारे शुरुआती दौर में ही होने शुरू हो जाती है। तो जो भी हम देखते हैं, जैसा भी हम देखते हैं, वैसा हम सीखते हैं, और सीखने से ही हम धीरे धीरे वैसे बिल्ड होते जाते हैं। भाई, जो हम सीखेंगे वही तो हम बिल्ड होंगे। आपने मेडिसिन की पढ़ाई की तो आप डॉक्टर बने, आपने लॉ पढ़ा तो आप एडवोकेट बने। तो जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने लर्न किया, वही तो आप, उसी तरह से तो आप नज़र आएंगे। तो सिंपल है इनकी थ्योरी यहाँ पे। यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग में ये कहते हैं कि जो मॉडलिंग है वो जैसी होगी, यानी हमें उन पर्सन के लिए जो हमसे सीख रहे हैं एक अच्छा मॉडल बनना होगा, और हमें भी ऐसे ही लोगों को एज अ मॉडल देखना चाहिए जिनसे हमें कुछ अच्छा रिसीव हो रहा हो। अब होने को तो हम रोक नहीं सकते अपनी आंखों को देखने से, अपने कानों को सुनने से, अपने दिमाग को समझने से,
लेकिन एटलीस्ट हम फिल्टरेशन तो कर सकते हैं, एटलीस्ट बड़ी एज में आके हम कर सकते हैं। बच्चों पर तो ये चीज़ लागू नहीं होती है। तो यही है इनकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग की थ्योरी में कि जो भी जैसा भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उसी हिसाब से पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। सेल्फ एफिकेसी का भी ये रोल बताते हैं। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है कि हम किस तरीके से खुद को एफिशिएंट मानते हैं, कितना एफिशिएंट मानते हैं। आप जैसा खुद को एफिशिएंट मानेंगे उसी हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। जैसे आपने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता इस काम को, तो आप नहीं करेंगे, आप कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करेंगे, फिर इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग आपकी पर्सनैलिटी कभी डेवलप होगी ही नहीं। जैसे मान लिया कि किसी पर्सन ने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं सीख सकता, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है ना। जब कहते हैं ना मेरे बस की बात नहीं है, तो वो एफिशिएंसी को दिखाता है। तो पर्सन ने कहा नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। अब उसने तो टॉपिक को ही ख़त्म कर दिया, उसने उस चीज़ की शुरुआत ही नहीं होने दी। तो जब उसने कोशिश ही नहीं करी तो उस फील्ड में कभी गया ही नहीं, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को वो कभी बोल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अभी एक एग्जाम्पल हो गया लैंग्वेज का, बट ये किसी भी चीज़ में लागू हो सकती है बात। तो सेल्फ एफिकेसी हमारी जैसी होगी उसी के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखिए जो इनकी थ्योरी है ना वो इंडिपेंडेंटली एक थ्योरी है, पर हम उसको पर्सनैलिटी से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी पर्सनैलिटी के टर्म्स में हमसे पूछी जा रही है इस पेपर के अंदर। अदरवाइज भी ये थ्योरी है सोशल, अभी सोशल साइकोलॉजी 4th पेपर आएगा, वहाँ पर ये थ्योरी डोमिनेट करेगी, क्योंकि बेसिकली ये सोशल साइकोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट है। पर हमने यहाँ पे इसको रिलेट किया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको नोट्स में मिल रहा है पढ़ने के लिए, सिलेबस में भी है। ओके, फिर ये बात करते हैं पर्सनल एजेंसी एंड सेल्फ रेगुलेशन की। इंडिविजुअल्स आर नॉट पैसिव इन देयर डेवलपमेंट। उनकी पर्सनल एजेंसी होती है, यानी कि वो अपनी चॉइसेस बना सकते हैं, गोल्स बना सकते हैं, अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं। पर्सनल एजेंसी का ही मतलब हो गया कि अपनी एजेंसी के खुद के मालिक। अभी आपको ध्यान है मैंने फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ कही भी थी कि हमारी कमांड हमसे बेहतर और किसके हाथ में हो सकती है, हमारे ही हाथ में होती है। तो वही हमारी पर्सनल एजेंसी टर्मिनोलॉजी को ये रिफ्लेक्ट भी करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू हम अपने एक्शन को, प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और करते भी हैं। जो लोग कहते हैं ना जो सेल्फ पे इंट्रा पे हाई होते हैं, वो अपने बिहेवियर को, बहुत सारे बिहेवियर्स को सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करके चलते हैं। ओके, तो ये सेल्फ रेगुलेशन और पर्सनल एजेंसी की बात हो गई। तो कुल मिला के एल्बर्ट बंड्यूरा की जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है वो एक डायनामिक व्यू प्रोवाइड कराती है पर्सनैलिटी का, जो कि लर्निंग, थिंकिंग और सोशल इंटरेक्शन के साथ कंबाइन करती है। क्योंकि ये सोशल लर्निंग थ्योरी है बेसिकली, तो ये सोशल एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट करती है कि उससे भी हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है। कॉग्निटिव एक्शंस को इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि जैसा हम सीखेंगे तो वो सीखने में हमारे कॉग्निटिव एक्शंस का ऑटोमेटिक एक रोल हो ही जाता है। बाकी लर्निंग को तो ये इंपॉर्टेंट मानती है, इसलिए यहाँ पे कनेक्ट करती है। तो ये भी सजेस्ट करती है कि पर्सनैलिटी इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्टिन्यूसली शेप्ड बाय द वे इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। मॉडलिंग, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करके एल्बर्ट बंड्यूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक डिफरेंट अप्रोच भी मेंशन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेट एंड टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप एंड ट्रेट के अप्रोचेस के बीच में डिफरेंसेस। ये वैसे तो 2 टॉपिक हैं अलग अलग, लेकिन मिक्स करके 10 में भी पूछ सकते हैं, अलग अलग 6 मार्कर में भी पूछ सकते हैं, और यहाँ तक कि 3 मार्कर में भी टॉपिक आ सकता है। तो आप इसको समझिए कि ये क्या है। तो पहले तो हमें ट्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद टाइप और ट्रेट अप्रोचेस को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया जो हम बाद में पढ़ेंगे, और अभी पहले हम ट्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आने से पहले ये जान लेते हैं ट्रेट्स एग्जैक्टली होते क्या है। ट्रेट जो है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ट्रेट कहा जाता है, पर उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ बात करेंगे। थोड़ा सा घूम गए होंगे आप, कंफ्यूज हो गए होंगे, होना भी चाहिए, बात ही ऐसी है, लेकिन अभी आपका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अगर आपको खुद को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? अपने बारे में कुछ बातें बताएंगे, अपने खुद को एडजेक्टिव्स की हेल्प से डिफाइन करेंगे, इन वटेवर लैंग्वेज जैसे भी आप डिफाइन करें, तो वही आपके ट्रेट्स हैं। एक्चुअल में वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन वो आपके अंदर जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम पर्टिकुलरली ट्रेट कहते हैं, राइट। अब हर पर्सन में बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं और न्यूमरस ट्रेट्स होते हैं, उन ट्रेट्स के टाइप और उन सब की बात अभी करेंगे। लेकिन ट्रेट्स क्या हैं? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जिन एडजेक्टिव्स के थ्रू, जिन क्वालिटीज़ के थ्रू हम खुद को डिफाइन कर सकते हैं, वो सभी बातें हमारी ट्रेट्स हैं, हमारे ट्रेट में आते हैं। Traits are enduring patterns of thought, feeling and behaviors that differentiate individual from one another. They form the building block of personality, ये एक important बात भी है, and help explain consistent behavior across situation.
जो हमारे ट्रेट्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से हमारे बिहेवियर में कंसिस्टेंसी दिखती है। लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल गुस्से वाला, शांत रहने वाला कई बार दिया था, तो वही बात यहाँ पे अगर हम रिपीट करें तो किसी भी पर्सन का जो टेम्परामेंट है वो उसका ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहता है ओवर टाइम। ऐसा कोई भी बिहेवियर जो कंसिस्टेंट रहता है वो हमारा ट्रेट के अंदर आ जाता है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन ट्रेट्स की, जैसे सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो हमारे ट्रेट्स होते हैं ना वो रिलेटिवली स्टेबल एंड एंड्योरिंग होते हैं। मतलब हमारे अंदर वो एक टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट फीचर की तरह से नजर आएंगे। वो ओवर टाइम कंसिस्टेंट रहेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। While behavior may vary depending on context, the underlying trait remains stable. A person who is generally introverted may occasionally be sociable but still prefers solitude overall. तो overall क्या है, वो हमें overall stable दिखेगा, overall वो चीज़ enduring दिखेगी, जबकि हमें किसी भी different situation में उसमें fluctuation देखने को मिल सकता है, but otherwise overall वो हमें relatively उसको stable मानेंगे। ये इसकी सबसे important characteristic है। उसके बाद कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो ट्रेट होते हैं ना उनकी हेल्प से हम किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना कि ऐसी बात है क्योंकि यही चीज़ हमें दिख रही है इसके बिहेवियर में लगातार, तो फिर वो ऐसा ही होगा। इसका भी एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था कि यानी किसी भी पर्सन का टिपिकल वे ऑफ थिंकिंग, जैसे अगर कोई पर्सन किसी तरीके की बात सोचता है, इस तरीके की बातें ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसका, तो अगर आप उससे कोई बात कहने जा रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर उसका रिएक्शन नेगेटिव आएगा। ये भी क्योंकि उसका ट्रेट, उसके ट्रेट्स की वजह से आप ऐसा कर पा रहे हैं। कंसाइंटियस पर्सन कंसिस्टेंटली मीट डेडलाइंस एंड स्टेज ऑर्गेनाइज्ड, एक एग्जांपल पॉजिटिव सेंस में दिया है। दे एग्जिस्ट ऑन अ कॉन्टिनम। जो ट्रेट्स होते हैं ना, ट्रेट्स आर नॉट कैटेगोरिकल कि या तो आप में होंगे या नहीं होंगे, इंस्टेड दे वेरी इन डिग्री, यानी कि पीपल पजेस ट्रेट्स इन वेरिंग अमाउंट। कोई किसी के अंदर कोई ट्रेट हाई होगा, किसी में मॉडरेट होगा, किसी में लो होगा। जिससे एक्सट्रोवर्जन जो है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होता है, कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड होता है, कम इंट्रोवर्टेड होता है ना, तभी वो एम्बीवर्ट भी एक कैटेगरी हो जाती है। ऐसे समझिए कि जैसे एक स्केल है आपके सामने, तो अगर ये इंट्रोवर्ट का है और ये एक्सट्रोवर्ट का है, ऑपोजिट तो होंगे ऑफ कोर्स। तो अगर इंट्रोवर्ट है तो वो पर्सन इस लेवल पे भी इंट्रोवर्ट हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जब तक वो मिडिल के इस तरफ वाले एरिया में है तो वो इंट्रोवर्ट ही कहलाएगा इस तरफ को। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि जितना वो जीरो के पास आ रहा है ना, जितना मिडिल के क्लोज आ रहा है, उतना उसका इंट्रोवर्जन कम होता जा रहा है, और जितना वो इस तरफ जा रहा है उसका इंट्रोवर्जन बढ़ता जा रहा है। तो यानी ये जो ट्रेट्स होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं, वो वेरियस डिग्री में होते हैं, और किसी पर्सन के अंदर वही एक ट्रेट बहुत हाई हो सकता है, दूसरे में बहुत लो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ट्रेट्स होते हैं, हर पर्सन के लिए यूनिक होते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बात तो है कि हर पर्सन में यूनिक ट्रेट्स होते हैं और उसकी डिग्री की वजह से होते हैं, क्योंकि हर पर्सन की अपनी एक पर्सनैलिटी प्रोफाइल होती है, तो हर पर्सन के अंदर वो अलग अलग डिग्री में वेरी करने की वजह से कॉम्बिनेशन भी अलग बनता है। मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल, आप जो ट्रेट्स होते हैं ना उनको असेस कर सकते हैं डिफरेंट स्टैंडर्डाइज टूल की हेल्प से, क्वेश्चनायर की हेल्प से पता चल जाता है। डिफरेंट टेस्ट हैं उनके लिए बनाए गए हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज बनाई गई हैं, जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि किसी पर्सन में वो जो ट्रेट है वो कितना हाई है या लो है। कोई न्यूरोटिक ज़्यादा है, कोई साइकोटिक ज़्यादा है, कोई इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो ये हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे बिग 5 इन्वेंटरी की बात करें तो बहुत सारे ट्रेट्स को ये न्यू FFI की हेल्प से मेजर करता है। जो हमारे ट्रेट्स होते हैं ना वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेटली ट्रेट्स अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल्स परसीव द वर्ल्ड, इंटरैक्ट विद अदर्स एंड मेक डिसीजन। हमारे बिहेवियर को हमारे ट्रेट्स इम्पैक्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर का ही कंसिस्टेंट पैटर्न होकर ट्रेट बनते हैं। ये भी बात लास्ट वीडियो में हुई थी। ट्रेट्स आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। अगर हमने किसी के ट्रेट्स जान लिए, 5-6 ट्रेट्स आपने जान लिए, तो मतलब आपने उस पर्सन के बारे में बहुत कुछ जान लिया, आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अब थोड़ी समझ आपकी भी उस एरिया में होनी चाहिए तभी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ट्रेट टाइप वर्सेस ट्रेट अप्रोच। दो तरीके की अप्रोचेज हैं पर्सनैलिटी की जो मेजर अप्रोचेज में आती हैं। ऐसे तो बहुत है, ह्यूमनिस्टिक भी है, साइकोडायनामिक्स भी है, सब अप्रोचेज हैं, बहुत अप्रोचेज हैं, लेकिन अभी हम टाइप और ट्रेट के अप्रोचेज की बात कर रहे हैं। अब अप्रोच का मतलब होता है व्यू, यानी आपका किस तरीके से आप उसको व्यू करते हैं, कैसे व्यू करते हैं। तो जो ट्रेट अप्रोच है वो कैसे व्यू करती है पर्सनैलिटी को, वो क्या मानती है कि पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें होती होंगी, और टाइप अप्रोच है वो क्या मानती है कि पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें होंगी। उनको ही हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, 2 क्लासिकल मेथड हैं कैटेगराइज करने के पर्सनैलिटी को, दोनों ही अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे डेफिनेशन की बात करते हैं
तो जो टाइप अप्रोच है वो ये कहती है कि पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप की होती है। सिंपल। टाइप अप्रोच कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करती है, वो ये कहती है कि पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप की होती है। अब टाइप, वैरायटी ऑफ टाइप लोगों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ट्रेट अप्रोच कहती है कि जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट ट्रेट से मिलकर बनी है। हमारे जितने हमारे ट्रेट्स होते हैं उसी हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। तो ये ट्रेट की बात करती है। ये जो है टाइप अप्रोच, ये क्वालिटेटिव है। मतलब जब हम किसी चीज़ के काइंड टाइप की बात करते हैं तो क्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन ट्रेट की डिग्री मेजर कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था, तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच हो जाती है। इसमें टाइप अप्रोच में जो पर्सनैलिटी को व्यू किया जाता है वो फिक्स है। मतलब हमने कहा कि कोई इस टाइप का पर्सन है तो वो इस टाइप का पर्सन है, बात खत्म। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सोशिएबल है तो वो सोशिएबल है, हालांकि वो ट्रेट में चला जाता है, सोशिएबल इज़ नॉट द परफेक्ट वन। अगर कोई पर्सन जो है वो मेलनकॉलिक है, सैंग्विक है, बॉडी ह्यूमर्स के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे, तो फिक्स्ड और ग्लोबल होते हैं। जैसे टाइप ए टाइप बी हो गया, सिंपल एग्जाम्पल। तो टाइप ए है तो टाइप ए है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अभी हमने बात करी थी स्केल की, हाई और लो होने पर, तो वो व्यू इसका थोड़ा बदल जाता है। और भी बहुत सारे इसके हैं पॉइंटर्स, आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे टाइप अप्रोच में कैटेगरीज डिवाइड होती हैं कि 4 टाइप हैं या 5 टाइप हैं या 6 टाइप हैं। टाइप की कैटेगरी डिवाइडेड है, लेकिन इसकी डायमेंशन है हाई लो, डिग्री वाइज। टाइप अप्रोच में पर्सनालिटी को जब मेजर करते हैं तो कुछ टाइपोलॉजी इंडिकेटर हैं। मेयर्स ब्रिगर टाइपोलॉजी इंडिकेटर, कार्ल यूंग्स के टाइप्स हैं, यानी जो आपका इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, टाइपोलॉजी बेस्ड इन्वेंटरीज के थ्रू हम करते हैं। यहाँ पे ट्रेट इन्वेंटरीज होती हैं, 16PF, आइजेंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर, बिग 5, ये सारे यहाँ पे टूल्स यूज़ होते हैं। ये जो है वो काफ़ी रिजिड माना जाता है। इसके हिसाब से कहते हैं इस टाइप ए पर्सनैलिटी है तो टाइप ए है, इट्स रिजिड, इसमें फिक्स है। लेकिन ये टाइम और एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें इसमें शेप बदलती है। आज मैं इस वीडियो में पिछले वीडियो का काफ़ी रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन बात तो है, मैंने डिस्कस की थी कि जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी उस हिसाब से मॉडिफाई होते जाते हैं, बेहतर भी होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है कम्युनिकेशन। तो जब आप छोटे थे तो आपका बात करने का तरीका, आप बड़े हुए तो न केवल आपकी वोकैब बढ़ी, बल्कि आपके बात करने का तरीका, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका, इमोशंस भी इसमें आपने डाले, अपनी बात को और बेहतर तरीके से आप कहने लगे। तो ये हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल तो हैं, लेकिन ये टाइम और एक्सपीरियंसेस के साथ साथ में उनमें मॉडिफिकेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो टाइप अप्रोच की भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। हिपोक्रेट्स के टेम्परामेंट्स, कार्ल यूंग के शेल्डन बॉडी टाइप, बहुत सारे हैं, ये सब एग्जांपल्स हो गए। साइंटिफिक बेसिस की बात करें तो ये लेस एम्पेरिकल हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल सपोर्ट रखते हैं। इसमें साइकोमेट्रिक वैलिडेशन भी इंक्लूडेड है। इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंटर्स हैं, आप कवर कर सकते हैं क्विकली। एक बार जल्दी से देख लीजिए, सामने ही है आपके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आराम से पढ़ के आप इसे क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ इसलिए। राइट, ये सब हमने कवर कर लिया, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, एप्लीकेशन एरियाज। तो कुल मिला के जो टाइप अप्रोच है वो ज़्यादा कैटेगोरिकल है। हमने इसी में से इन्फ्लुएंसेस निकाले हैं, अलग से कोई बात नहीं हमने करी है। ठीक, ट्रेट अप्रोच क्या है? साइंटिफिकली प्रेफर्ड है, फ्लेक्सिबल है, प्रिसीजन है, इसमें पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने की एबिलिटी ज़्यादा है। मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो ट्रेट बेस्ड मॉडल पे चल रही है। टाइप की जितने भी आप चीज़ें देखेंगे वो आपको बहुत पुरानी मिलेंगी, यानी वात पित्त वाले दोष वाली हो गई, त्रिदोष, त्रिगुणाज, ये सब पुराने ज़माने की हैं, हिपोक्रेट्स ने भी दी थी। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें पुरानी हैं। हालांकि कुछ चीज़ें हैं, जैसे शेल्डन की थ्योरी है, शेल्डन की थ्योरी लेटेस्ट है, वो बॉडी टाइप पर बात करती है वो भी काफ़ी पुरानी, लेकिन अभी बिल्कुल मॉडर्न पे आ जाए तो वो ट्रेट पर ही चल रही है। मॉडर्न मतलब लेटेस्ट, इस टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं, इस टाइम में जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं पर्सनैलिटी को मेजर करने के, वो ट्रेट बेस्ड हैं। टाइप पुराना ही है काफ़ी, इसमें चीज़ें जो ये लेटेस्ट भी है वो काफ़ी पुराना है। गॉर्डन ऑलपोर्ट, अ पायनियर इन ट्रेट थ्योरी, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोपियम टू डिस्क्राइब द सेल्फ और द कोर ऑफ पर्सनैलिटी। गॉर्डन ऑलपोर्ट पायनियर माने जाते हैं, ट्रेट अप्रोच के भी माने जाते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हीं का ही है मेजरली, फिर चीज़ें और भी आई। उन्होंने प्रोपियम का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि जिसमें उन्होंने 7 डेवलपमेंटल स्टेजेस की भी बात की है। ये एक सेपरेट टॉपिक है
और अलग से आपको भी मुझे बताना है, अभी आने ही वाला है, अगले 1-2 टॉपिक्स के बाद आ जाएगा, तो उसको भी हम कवर करेंगे। अभी तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि उनका इसमें भी रोल रहा है। अब आते हैं आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर, जो आप नाम सुना है ना EPQ, वो इसी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेट करके हम उसको चलेंगे। अगर आप EPQ के बारे में कुछ भी जानते हैं, सुना है आपने, तो इट्स गुड। नहीं सुना है क्योंकि अभी आप शुरुआत में ही हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो हो सकता है आपने सिलेबस को बहुत डिटेल में ना देखा हो, आप इजी नोट से ही सब कुछ पढ़ रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हैंस आइजिंग जो थे वो एक रेनॉन्ड साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बायोलॉजिकली बेस्ड पर्सनैलिटी थ्योरी बनाई थी और इसमें उन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ही कंसीडर किया था, साइकोलॉजिकल फैक्टर को कंसीडर नहीं किया था, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ इसका। पर फिलहाल जो भी उनकी थ्योरी है वो ये कहती है कि जो पर्सन के ट्रेट्स होते हैं ना वो इनहेरिटेड होते हैं और पर्सन के नर्वस सिस्टम में रूटेड होते हैं। तो काफ़ी इन्होंने बायोलॉजिकल बेसिस से कनेक्ट कर दिया था ट्रेट्स को, इसी वजह से क्रिटिसिज्म भी हुआ था। हालांकि इनकी जो थ्योरी है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी है, क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई हैं वो साइंटिफिक बहुत हो जाती हैं। जब आप बायोलॉजिकल चले जाते हैं तो चीज़ों को साइंटिफिक ही प्रूव कर पाएंगे, वहाँ पे आप कुछ हाइपोथेटिकल तो नहीं बना सकते ना। तो इनकी जो 3 डायमेंशनल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, पेन मॉडल के नाम से हम उसको जानते हैं, क्योंकि 3 डिफरेंट डायमेंशन की वो बात करता है। 3D मॉडल। आइजिंग प्रपोज दैट पर्सनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू 3 मेजर डायमेंशंस, जिसको हम पेन मॉडल का नाम देते हैं। कहीं भी पेन मॉडल अगर आपको जिक्र होता है तो समझ जाइए हैंस आइजैक क्या मॉडल की बात हो रही है। तो क्या क्या है वो पेन में, साइकोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म। लेकिन ये डायमेंशन है, ये समझिएगा कि ये क्या है, डायमेंशन। अब डायमेंशन की मैं बात क्यों कर रही हूँ, डायमेंशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेट जो पर्सन के अंदर अगर हाई है, एक एंड पर है, तो वो उसको साइकोटिज्म की कैटेगरी में लेकर जा सकता है। यानी जब पर्सन के अंदर साइकोटिज्म वाला एंगल हाई होता है, वो एंड हाई होता है, तो वो क्रिएटिविटी से लिंक्ड हो सकता है, लेकिन वो एंटी सोशल या नॉन कन्फॉर्मिंग बिहेवियर को दिखा सकता है। साइकोटिक वर्ड वैसे भी कब यूज होता है आपको पता ही है। साइकोटिक मतलब पर्सन जो इस तरीके का बिहेवियर करता है जो एंटी सोशल होता है। तो साइकोटिक का रिवर्स क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, यानी पर्सन सोशल हो सकता है। जो पर्सन बहुत सोशल होगा, लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करेगा, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं या तो वो साइकोटिज्म की कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ही हाई सोशल डिजायरेबिलिटी या सोशल बिहेवियर नजर आएगा। तो कुल मिला के जो उनकी पहली डायमेंशन है, अगेन मैं इस पेन मॉडल में पेन का ही एग्जाम्पल लूंगी, ये भी अच्छा है, यहाँ पे पेन में पेन का एग्जाम्पल चल रहा है, तो इसको भी उसी तरीके से समझिएगा जैसे आपने डिग्री को समझा था कि पेन मॉडल में अगर साइकोटिसिज्म हाई है तो पर्सन के अंदर बहुत ही एंटी सोशल बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर, एग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरीके का बिहेवियर हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे ये डायमेंशन में इस तरफ को बढ़ेगा, इसकी डायमेंशन चेंज होगी, ये दूसरी तरफ को आएगा, तो पर्सन बहुत सोशिएबल होगा, लोगों से मिलना जुलना पसंद करेगा, अच्छे से बात करेगा, पोलाइट होगा, हम्बल होगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी अपोजिट हो सकती हैं वो सब इसमें हो जाएंगी। तो ये पहली बात। फिर है एक्स्ट्रावर्जन। दिस ट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सोशिएबिलिटी, टॉकेटिवनेस, असर्टिवनेस एंड हाई एक्टिविटी लेवल्स। अब एक्स्ट्रावर्जन में यानी जो पर्सन एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है वो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता, जो इंट्रोवर्ट है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता। लेकिन आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि हम सभी के अंदर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के अपने अपने एरियाज़ हैं। किसी एक चीज़ में तो हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं, पर किसी दूसरे एरिया में हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं। इसीलिए हम ना तो परफेक्टली इंट्रोवर्ट होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं। पर अभी फिलहाल इनकी थ्योरी के हिसाब से हम बात करें तो ये कहते हैं कि ये भी पर्सनैलिटी का एक डायमेंशन है, एक्स्ट्रावर्जन। जो लोग इस पर हाई होते हैं, जो यानी एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो रिजर्व रहते हैं, क्वाइट रहते हैं और सॉलिटरी टास्क प्रेफर करते हैं। फिर तीसरा है इनका न्यूरोटिसिज्म। ये डायमेंशन हमें क्या बताती है कि या तो पर्सन इमोशनली अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। तो जो न्यूरोटिक होते हैं ना वो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, और या तो पर्सन इमोशनली अनस्टेबल होगा। अब अगर एक एंड पे पर्सन इमोशनली अनस्टेबल है तो दूसरे पे क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो न्यूरोटिसिज्म का मतलब ही होता है इमोशनल अनस्टेबल होना पर्सन का। ऐसा पर्सन जो इमोशनली अनस्टेबल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा तो मूड स्विंग देखने को मिलेंगे, इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं। और जो न्यूरोटिसिज्म की कैटेगरी में फॉल होते हैं वो स्ट्रेस को जल्दी कैच कर लेते हैं, जल्दी रिएक्ट भी करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन के टुवर्ड। लेकिन जो लोग होते हैं वो काम और इमोशनली स्टेबल कहलाते हैं। तो ये जो 3 डायमेंशन हैं इनके अकॉर्डिंग वो बताती हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर ये तीनों कैटेगरीज में से वो किसी भी एक डायमेंशन पे हो सकता है। तीनों में ही एक एक डायमेंशन पर होता है और एक ही डायमेंशन पे हो भी सकता है ऑफ कोर्स। और इसका मेजर करने के लिए उन्होंने आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर बनाया,
जिसको हम EPQ कहते हैं, और वो एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है। आपके सिलेबस में आगे एक टॉपिक की तरह से आपको मिलेगा। फिर क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो बायोलॉजिकल बेसिस से डिराइव्ड है, तो इस पार्ट को भी हम कवर करेंगे। अब ये कहते हैं कि जो तीनों ही एरियाज़ हैं उसके लिए वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट जो भी एरियाज़ होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हाईलाइट करते हैं। Eysenck believed that personality traits are largely determined by genetic and neurological factor। जैसे कि एक्सट्रोवर्जन के लिए वो कहते हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जब उनका लोअर नेचुरल अराउजल होता है तो वो उनको स्टिमुलेशन होता है, वाइल इंट्रोवर्ट्स हैव हायर अराउजल एंड प्रेफर लेस स्टिमुलेशन। न्यूरोटिसिज्म के केस में क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रिएक्टिविटी से वो उसको रिलेट करते हैं कि जो हाईली न्यूरोटिक होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं उनके नर्वस सिस्टम, और स्ट्रेस को वो उस तरीके से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। साइकोटिज्म में भी इन्फ्लुएंशियल बाय हार्मोनल लेवल, यानी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी से करते हैं। तो ये जो भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है उनसे पर्सनैलिटी के डिफरेंट फीचर्स को, डिफरेंट डायमेंशन को वो लिंक कर देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से इन्होंने बायोलॉजिकल बेसिस दिए हैं। इनकी थ्योरी या इनके कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या है ये, क्योंकि साइंटिफिक तो है ऑफ कोर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसमें इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का भी यूज़ किया है, तो ये साइंटिफिक भी है, स्टैटिस्टिकल भी है। और पर्सनालिटी साइकोलॉजी को भी स्टैब्लिश किया है इन्होंने क्वांटिटेबल और मेजरेबल फील्ड के फॉर्म में। उनकी जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है रिसर्च में, क्योंकि ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल है तो उसके साइंटिफिक बेसिस हैं। कुल मिला के जो आइजेंक की थ्योरी है दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन शेपिंग पर्सनैलिटी, और 3 डायमेंशन के थ्रू, जिसको हम साइकोटिज्म, एक्सट्रोवर्जन और न्यूरोटिसिज्म कहते हैं, ये इनका पॉइंट बन जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, विच इज कैटल्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। अब कैटल की ट्रेट थ्योरी पे हम आते हैं। रेमंड कैटल, जिन्होंने 16 PF दिया है ना, सबकी अलग अलग बात चल रही है, हर कोई अपने तरीके से डिफाइन करके गया है पर्सनैलिटी को, और मेजरमेंट के तरीके भी बताकर गया है, कोई ना कोई असेसमेंट टूल हमें देके गया है। तो कैटल की ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम ये समझेंगे कि जो रेमंड कैटल हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, पायनियरिंग, उन्होंने डेवलप किया था ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और उन्होंने ये कहा था कि जो पर्सनैलिटी है ना वो कैसे बेहतर तरीके से समझी जा सकती है ट्रेट्स की हेल्प से। ये ट्रेट्स के सपोर्टर थे बहुत ज़्यादा। ट्रेट्स की बात EPQ यानी आइजेंक की थ्योरी में भी हुई है, लेकिन वहाँ पे डायमेंशन की फॉर्म में हुई है। ट्रेट्स तो हमेशा डायमेंशन में मेजर हो ही सकते हैं, मैंने आपको आज ही बताई है ये बात। अब कैटल ने जो बताया था उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने कैसे बताया, सबसे पहले तो उन्होंने ट्रेट्स के टाइप डिफाइन करे, और 3 मेन टाइप के उन्होंने ट्रेट्स बताए हैं। पहले ये समझ लेते हैं, पार्ट कवर कर लेते हैं। अच्छा, पर्सनैलिटी को उन्होंने भी वैसे ही बताया कि रिलेटिवली परमानेंट पैटर्न है बिहेवियर का, वही चीज़ है, कुछ और नई बात तो नहीं कही है इन्होंने, कुल मिला के वही चीज़ कही है। साइंटिफिक मेजरमेंट और फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से उन्होंने डिफाइन किया कि पर्सनैलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब जब हम टाइप ऑफ ट्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने सरफेस ट्रेट्स और सोर्स ट्रेट्स, ये 2 तो आपको काफ़ी मेजरली नज़र आते हैं, तीसरे की भी मैं बात करूँगी। सरफेस ट्रेट जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं, यानी जो लोग दिखा सकते हैं, आपको डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा शाय हैं या टॉकेटिव हैं। शुरुआत में हमने एक बात कही थी कि हमारे जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दिखती नहीं है, हमारे अंदर होती हैं। बिगिनिंग में आपको बताने के लिए ये बात है, लेकिन ये चीज़ बिहेवियर के थ्रू दिखेगी, ये तो आप पढ़ते पढ़ते आगे खुद ही समझ जाएंगे, राइट। फिर भी ये चीज़ें हिडन हैं, पर हम उसको जब तक एग्जिबिट नहीं करेंगे, बिहेवियर को दिखाएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ नहीं दिखेगी। इन अ वे वो हिडन ही है हमारे अंदर, लेकिन वो हमारे ही थ्रू नज़र भी आएगी, क्योंकि अंदर भी तो नहीं रह सकती ना वो चीज़, है तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक, किसी ना किसी तरीके से तो बाहर आएगी। तो जो चीज़ें इस तरीके से ऑब्जर्वेबल होती हैं वो हमारे सरफेस ट्रेट्स कहलाते हैं। सोर्स ट्रेट्स क्या होते हैं, दे आर द डीपर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। कैटल आइडेंटिफाइड 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट्स यूजिंग फैक्टर एनालिसिस विच ही बिलीव्ड फ्रॉम द कोर ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हमारी, जिनको उन्होंने सोर्स ट्रेट का नाम दिया, राइट। अब सरफेस और सोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरफेस ट्रेट्स क्या होंगे, जो ऊपरी तौर पर दिख जाए। सरफेस जैसे आप किसी भी चीज़ के सरफेस को देख सकते हैं, उसी तरीके से जो चीज़ें हमारे ऊपरी तौर पर नज़र आ जाएं मगर हों वो साइकोलॉजिकल पार्ट। मैं अगेन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फीचर की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जो सतही तौर पर नज़र आ जाएं कुछ भी हमारे बिहेव करने से, वो हमारे सरफेस ट्रेट्स में काउंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रेट्स होते हैं जो बहुत डीपर होते हैं, जिनको समझने के लिए हमें किसी भी पर्सन से बहुत ज़्यादा जुड़ना पड़ेगा। जैसे उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी पर्सन के अंदर कितनी इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो उसका सोर्स ट्रेट होगा, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा जुड़कर ही समझ में आएगा। वार्मथ, रीजनिंग करने की एबिलिटी, कितना वो सेंसिटिव है, कितना वो सेल्फ रिलायंस है, अपने बारे में कितना उसको विश्वास है खुद पर, ये सब चीज़ें कैसे निकल कर आएंगी,
उसके डीपर लेवल पर जाने पर ही समझ पे आएंगी। फिर उसके बाद एक और कैटेगरी भी है जिसमें हम 3 टाइप की कैटेगरी को एक साथ मेंशन कर देते हैं, अलग अलग भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। डायनामिक एबिलिटी एंड टेम्परामेंट ट्रेट्स। डायनामिक ट्रेट्स वो होते हैं जो मोटिवेशन ड्राइव करते हैं, जैसे एम्बिशन होना, ये स्पेसिफिक हो जाता है। एबिलिटी ट्रेट्स वो होते हैं जो हम किसी भी काम को कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे हमारा इंटेलिजेंस, राइट, ये हमारे एबिलिटी ट्रेट्स में आ जाता है। टेम्परामेंट ट्रेट्स में वो ट्रेट्स आते हैं जो हमारे उस पार्ट को, कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं जो हमारे बिहेवियर के स्टाइल को दिखाता है, कितना हम काम हैं, इरिटेबल हो रहे हैं, ये चीज़ें डिफाइन करता है। अब रेमंड कैटल के कॉन्सेप्ट में हम उनके 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल को पढ़े बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या है ये रेमंड कैटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर मॉडल, जिसको हम 16 PF के नाम से भी जानते हैं? ये मॉडल ये कहता है कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर हर पर्सन में होते हैं, जिसको हम 16 PF क्वेश्चनायर के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। उन्होंने बनाया था, और एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो रेमंड कैटल थे उन्होंने इन 16 पर्सनैलिटी फैक्टर को लाने के लिए बहुत मेहनत करी है। उन्होंने इनके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ किया, और क्योंकि इनसे पहले ऑलपोर्ट ने अपने कॉन्सेप्ट दिए थे जिसमें उन्होंने वैरायटी ऑफ एडजेक्टिव्स कहा था। उन्होंने कहा था कि हर पर्सन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। तो इनका ये कहना था कि सभी ट्रेट्स हमारे जो हैं वो मेन ट्रेट्स नहीं होते, उसमें कुछ ऐसे होंगे जो लाइक डिसलाइक होंगे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो बहुत बॉटम लेवल पर होंगे, पर कुछ ऐसे भी होंगे जो आपस में इंटरैक्ट करके एक इंपॉर्टेंट ट्रेट क्रिएट कर देंगे। तो वही काम इन्होंने किया, पर किया कैसे? स्टैटिस्टिकल वे में किया, फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके। इन्होंने बताया कि पर्सन के अंदर जो वेराइटी ऑफ ट्रेट्स होते हैं वो ट्रेट्स कंबाइन भी हो सकते हैं, और उनको कंबाइन करके लास्ट में इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को हाईलाइट किया। ये इस बात से भी डिनाई नहीं करते कि उन 16 के अलावा भी लोगों में होते हैं, लेकिन उसको उतना इंपॉर्टेंट करके अपनी थ्योरी में लाकर मेंशन नहीं करते हैं, एक थॉट की तरह तो उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो कुल मिला के इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स दिए हैं, जिसकी हेल्प से किसी भी पर्सन के वेराइटी ऑफ एरियाज को असेस किया जा सकता है, क्लिनिकल लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग पर। तो जो इनके बताए हुए ट्रेट्स हैं ना, वो 2 कॉन्टिनेंट पे करते हैं वर्क, वही हाई लो। अगेन आपको मेरी पिक्चर के साथ साथ मेरा पेन भी जरूर याद आएगा जितनी बार आप इस टॉपिक को इस तरीके से समझेंगे। हाई और लो वाला कैटेगरी में हम इसको ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि एक हायरार्किकल ट्रेट स्ट्रक्चर में चलते हैं, यानी कि कैटल प्रपोज दैट सोर्स ट्रेट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म सेकंड ऑर्डर ट्रेट, यानी एक्स्ट्रावर्जन के अंदर भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं। ये बात जो मैंने आपको बताई वही उनका कहना था कि बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, पर वो इंडिविजुअली भले ही मैटर करते हैं, मगर जब वो मिल जाते हैं तो एक नया और अच्छा ट्रेट बना सकते हैं। तो एक्स्ट्रावर्जन को अगर हम ब्रेक करें तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रेट्स नज़र आ जाएंगे, अभी इसके अंदर भी हो जाएंगे, इनका भी ब्रेकअप कर सकते हैं। एंग्जाइटी, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ हायरार्किकल ट्रेट स्ट्रक्चर दिए। इनका जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज अ साइंटिफिक अप्रोच। कैटल स्ट्रांगली बिलीव्ड इन एम्पेरिकल रिसर्च। हिज यूज ऑफ फैक्टर एनालिसिस मेड हिज थ्योरी वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेट मॉडल, और उन्होंने कॉमन ट्रेट और यूनिक ट्रेट्स में भी डिफ्रेंशिएट किया। तो कुल मिला के कैटल की जो ट्रेट थ्योरी है वो एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड और साइंटिफिक अप्रोच है अंडरस्टैंड करने के लिए कि पर्सनैलिटी कैसे फॉर्म होती है, ये ट्रेट्स पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। अच्छा, ऑलपोर्ट और जो रेमंड कैटल हैं, ये 2 बड़े नाम हैं ट्रेड की फील्ड में। पहले मैंने आपसे कहा था ना कि ऑलपोर्ट ही पायनियर हैं, वही काफ़ी उन्होंने किया है, तो किया तो है ऑफकोर्स, उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने फ्रंट में लेकर आए थे ट्रेड अप्रोच को, और ट्रेड अप्रोच के अलावा अपने कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने बहुत ब्रॉड लेवल पर किया था। और ऐसे तो फिर EPQ में आइजिंग का भी नाम आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये 16 PF में रेमंड कैटल का नाम भी इक्वली मान के चलते हैं। हाँ, उनके बराबर नहीं, बट हाँ फिर भी क्या कह सकते हैं, कंपेरिजन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों का ही नाम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ऑलपोर्ट डिस्पोजिशनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। वैसे मैं आज ही इसे कवर करना चाहती थी, क्योंकि बात ट्रेट की चल रही है ना, तो वो जिनके बारे में अभी तक इतनी बार हम बात कर रहे हैं कि ऑलपोर्ट ने ऐसा किया वैसा किया, तो ऑलपोर्ट ने अब क्या किया और क्या नहीं किया, ये बात अब हम 3rd वीडियो में करेंगे। आज तो फिलहाल नहीं करने वाले हैं इनकी थ्योरी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ही, मान के चलिए ये एक आपका 10 मार्कर का फिक्स क्वेश्चन है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी तो 10 मार्क्स में ये एक फिक्स क्वेश्चन है, आपका आता है एग्जामिनेशन में। ऑलपोर्ट से जुड़ा कोई क्वेश्चन ना एग्जाम में, ये बड़ा मुश्किल ही है, रेयर ही है। तो इसके साथ शुरुआत करेंगे हम अपने 3rd वीडियो की और आगे बढ़ेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।